MJY 004 का टॉपिक पलभा व चरखंड साधन करेंगे। पलभा पलभा का शाब्दिक अर्थ है 12 अंगुल की छाया। जिस दिन सायन सूर्य राशि अंश कला विकला से शून्य हो, अर्थात जब सूर्य ठीक संपात बिंदु पर हो, यह होता है हमारा 21 मार्च और 23 सितंबर को, जब दिन रात बराबर होते हैं। उस दिन अगर दोपहर के समय 12 अंगुल के एक शंकु को समभूमि में किसी खुले स्थान में स्थापित किया जाए तो उस शंकु की जितनी छाया पड़ेगी उसका अंगुल व्यंगुल में नाप ही पलभा है। ये हमारा है शंकु 12 अंगुल का। इसकी जो छाया है ख ग, ये हमारी जितनी जमीन पर इसकी लेंथ हम अंगुल व्यंगुल में नापेंगे, यही हमारी पलभा है। पर यह शंकु हमें बिल्कुल सीधा स्थापित करना है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर। अब हम देखेंगे कि हम पलभा साधन कैसे करते हैं। माना हमें किसी भी स्थान की पलभा निकालनी है, उसके हमें अक्षांश का पता होना चाहिए। यहाँ मैं करनाल की पलभा निकालूंगी। करनाल का अक्षांश है 29 डिग्री 40 कला, 29 डिग्री 40 कला। अब हम ये देखते हैं कि 29 डिग्री 40 कला हमारा 29 और 30 के बीच में, यानी कि ये 29 से ज़्यादा है और 30 से कम है। तो इसके लिए हम इसकी अंगुलात्मक पलभा सारणी से देखेंगे। हमारी सारणी, इसमें 29 डिग्री अक्षांश की अंगुलात्मक पलभा है 6 अंगुल 39 व्यंगुल और 4 प्रतिव्यंगुल। ऐसे ही 30 डिग्री अक्षांश की अंगुलात्मक पलभा है 6 अंगुल 55 व्यंगुल और 41 प्रतिअंगुल। ही हम यहाँ पे लेंगे 29 डिग्री की अंगुलात्मक पलभा 6 अंगुल 39 व्यंगुल और 4 प्रतिअंगुल। ऐसे ही 30 डिग्री की अंगुलात्मक पलभा है, ये हमने सारणी से ली है 6 अंगुल 55 व्यंगुल और 41 प्रतिव्यंगुल। तो हमें 1 डिग्री की अंगुलात्मक पलभा निकालने के लिए 30 डिग्री की में से हमें 29 डिग्री की पलभा माइनस करनी पड़ेगी। ये हमारी 30 डिग्री की है, ये हमारी 29 डिग्री की है। तो इसमें से माइनस किया, इनका रिलेशन वही है जो हमारा घटी पल विपल उसमें होता है। तो ये 1 अंगुल हमारा 60 व्यंगुल के बराबर होता है और 1 व्यंगुल हमारा 60 प्रतिव्यंगुल या प्रतिअंगुल के बराबर होता है। अब इसमें से हम माइनस करेंगे, 41 में से 4 सीधा चला जाएगा, 37 आ जाएगा और 55 में से 39 माइनस होके हमारा 16 आ जाएगा। तो इस तरह से ये 1 डिग्री की अंगुलात्मक पलभा हमारी आ जाएगी 16 व्यंगुल और 37 प्रतिव्यंगुल। अब 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 कला, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 कला। तो अब 60 कला की अंगुलात्मक पलभा आई हमारी 16 37, 1 की आएगी, ये डिवाइड हो जाएगा 16 37 हमारा 60 से। उसके बाद हम 40 की निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 40 की चाहिए। 40 की निकालेंगे, 16 37 को 60 से डिवाइड करना है और उसको 40 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम इसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 40 से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले 16 को 40 से किया और 37 को 40 से किया और फिर उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे। 16 को 40 से मल्टीप्लाई करने पर आया हमारा 640 और 37 को 40 से मल्टीप्लाई करने पर आया हमारा 1480। अब हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे। तो 60 से 60 एकम 60, 4 0, अब 40 है क्योंकि नहीं जा रहा, ऊपर हमने 0 लगा दी। अब पहले इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1480 में ऐड करेंगे और दोबारा फिर हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे। तो ये हुआ 60 को 40 से मल्टीप्लाई करके 2400 और उसमें 1480 प्लस करके आया हमारा 3880। अब 3880 को 60 से हम डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करके ये जाएगा हमारा 64 पे और शेष आएगा हमारा 40। तो ये अब हमारी पलभा आ जाएगी 40 कला की। 40 कला की पलभा आई हमारी 10 व्यंगुल और 65 प्रतिव्यंगुल, क्योंकि ये हमारा जो शेष था वो हमारा जो 60 के आधे से ज़्यादा था, इसलिए हमने इसमें 1 ऐड कर लिया है। तो अब हमें क्योंकि 29 डिग्री 40 कला की पलभा निकालनी है, ये हमारी करनाल की पलभा है,
तो अब इसमें 29 डिग्री में 40 कला की और ऐड कर देंगे। ये हमारी 29 डिग्री थी जो कि हमने सारणी से देखी थी, और इसमें हमने 40 कला की और ऐड कर दी। तो ये हुआ 65 और 4 69, 39 और 10 49, और ये हमारा हो गया 6। अब क्योंकि 69 है वो हमारा 60 से ज़्यादा है, तो 60 से ज़्यादा है तो हम 1 टाइम 60 इधर ले जा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 6 अंगुल और 50 व्यंगुल। करनाल की पलभा हमने निकाली है 6 अंगुल 50 व्यंगुल। अब चरखंड निकालने के लिए पलभा को 3 स्थानों पर रखकर क्रमशः 10, 8 और 10/3 से गुणा करने पर चरखंड प्राप्त होते हैं, तथा चरखंडों को लंकोदयमान में माइनस या प्लस करने पर अपने स्थान का पलात्मक उदयमान प्राप्त हो जाता है। अभी हमने करनाल की पलभा निकाली थी 6 अंगुल 50 व्यंगुल। तो प्रथम चरखंड निकालने के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि फर्स्ट के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 50 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया 60, और 50 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया 500, क्योंकि ये 500 हमारा 60 से ज़्यादा है। इसमें से हम 60 से डिवाइड करके देख लेंगे तो ये कितना 8 टाइम ज़्यादा है, तो इसलिए 8 हमारा इधर ऐड हो जाएगा, और इधर जो हमारा शेष बचा वो 20 बचा। तो ये आया हमारा 68 20, क्योंकि 20 जो है हमारा 60 से काफ़ी कम है, इसको हम छोड़ देंगे। ये आ गया हमारा 68। तो प्रथम चरखंड आया है हमारा 68। इसके बाद द्वितीय चरखंड निकालने के लिए वही 6 50 जो कि पलभा थी उसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 6 48, और 50 को 8 से किया 400। अब 400 फिर 60 से ज़्यादा है तो उसको हम फिर 60 से डिवाइड कर लेंगे कि ये कितने टाइम ज़्यादा है। तो 60 से ये 6 पे जाएगा, तो ये आ गया हमारा 360, शेष बचा हमारा 40। तो ये जो हमारा 6 है वो हमारा 48 में ऐड हो जाएगा, वो हो जाएगा 54, और ये है हमारा 40। अब क्योंकि 40 जो है हमारा 60 के आधे से ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे इसको 54 का 55 कर लेंगे। तृतीय चरखंड निकालने के लिए हम 6 50 को 10/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 6 को 10 से मल्टीप्लाई किया और 50 को 10 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हम 3 से डिवाइड करेंगे। 6 को 10 से मल्टीप्लाई किया 60, और 50 को 10 से मल्टीप्लाई किया हमारा आ गया 500। अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने पर 3 2 जा 6, ऊपर से 0 ले ली, क्योंकि नहीं जाता तो यहाँ पे 0 लग गई। अगर यहाँ पे कुछ बचता तो उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करके तब डिवाइड करते। अब क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है, 0 ऐड करने पर ये 500 ही रहेगा, तो 500 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा हमारा 166 पे, और शेष बचेगा हमारा 2। शेष बचेगा 2। अब 2 क्योंकि 3 के आधे से ज़्यादा है, तो इसको हम 166 की जगह 167 लिख लेंगे। तो तृतीय चरखंड आया हमारा 167। अब 167 को 60 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये 60 दूना 120, और जो इसका शेष बचा वो बचा हमारा 47 यानी 47। 47 जो है हमारा वो 60 के आधे से ज़्यादा है, तो इसलिए इसको हम 2 की बजाय 3 कर लेंगे। तो ये जो तीसरा चरखंड है ये आया हमारा 23। 20 + 3 23, उसको भी हमने छोड़ दिया। अब इसके बाद लंकोदयमान, राशियों का लंकोदयमान। मेष का है 278, वृष का है 299, मिथुन का है 323। इसके बाद जो कर्क, सिंह और कन्या, यही हमारे उल्टा क्रम है। 323 के बाद 299 था, यहाँ 299, और फिर ये 278। तो ये आ गया हमारा मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या का लंकोदयमान। और इसके बाद आगे की राशि हम नीचे से लिख देंगे। तो ये हो गया तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। यानी जो मेष का मान है वही मीन का है, जो वृष का है वही कुंभ का है, जो मिथुन का है वो मकर का है, और जो कर्क का है वो धनु का है, और जो सिंह का है वो वृश्चिक का है, और जो कन्या का है वो तुला का है। तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं 1 2 3, यानी जो फर्स्ट नंबर पे वैल्यू थी ये सेकंड पे थी, ये थर्ड पे थी। 3 2 1, इसके बाद 1 2 3 और 3 2 1। तो इस तरह से ये आ गया मेष आदि राशियों का लंकोदयमान। इसी मान को यूज़ करके हम स्वदेशीय मान, यानी कि जहाँ पर हम हैं वहाँ का उदयमान निकालेंगे। जैसे मैंने करनाल का निकाल रही हूँ, तो करनाल के हम तीनों चरखंड निकाल चुके हैं, 68 55 और हमारा ये आया था 23। तो हमें इनको पहले तो माइनस करना है। फर्स्ट माइनस किया, सेकंड माइनस किया, थर्ड माइनस किया, उसके बाद तीनों प्लस करने हैं। 1 2 3 3 2 1।
तो 278 में से 68 माइनस हुआ 210, 299 से 55 माइनस हुआ 244, 323 में से 23 माइनस हुआ 300। अब ऐसे ही ये प्लस करने पर 346, 354 और 346। अब जो पीछे बताया उसी तरह से जो मेष का है वही मीन का है, जो वृष का है वही कुंभ का है, और जो मिथुन का है वही मकर का है, जो कर्क का है वही धनु का है, सिंह का है जो वृश्चिक का है, कन्या का है वही हमारा तुला का है। ये हमारा पलात्मक है। इसके बाद अयनांश। अयनांश निकालने के लिए एक गृह लाघव विधि है। ईस्ट शाह के वर्ष जो कि पंचांग में लिखा होता है उसमें से 444 घटाकर 60 से अगर हम भाग दे दें तो हमें अयनांश मिल जाता है। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है शाह के 1866, तो उसमें से पहले हम 444 माइनस कर लेंगे और जो भी हमारा आया, यहाँ पे आया हमारा 1442, उसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये आया हमारा 2342। ये हमारा अयनांश होगा। तो इस तरह से हमने आज पलभा, चरखंड, स्वदेशीयमान और अयनांश निकालना सीखा है। धन्यवाद।